हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। बैंकिंग अवेयरनेस के इस वीडियो में हम लोग बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ईयर 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद बेसल कमेटी, जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, सो दैट दोबारा कभी ऐसा ग्लोबल लेवल पर कोलैप्स ना आए। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बेसल 3 है क्या? सबसे पहले बेसल 3 जो है अपने आप में एक रूल्स है। जब बेसल 3 है तो इससे पहले बेसल 2 टाइप के नॉर्म्स हुआ होंगे, उससे पहले बेसल 1 नॉर्म्स आए होंगे मार्केट में। तो बेसल 3 इट इज़ अ सेट ऑफ ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BCBS ने ये नॉर्म्स बनाए थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। इंडिया में RBI ने बेसल 3 करा है, बट स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स के साथ में। दैट मीन्स जो भी नॉर्म्स बेसल कमेटी ने बनाए थे, RBI उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट काम कर रहा होगा इन पर। RBI की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी को स्ट्रॉन्ग करना। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है, इसको अभी हम लोग समझेंगे अपने इसी वीडियो में आगे किसी डेफिनेशन के अंदर। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट इसमें इम्प्रूव किया गया है। शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एज इन जब बैंकों में कोई सिस्टमेटिक लॉस होता है बड़े लेवल पे, कोई रिसेशन की वजह से या कोई डोमिनो इफेक्ट आता है किसी इंडस्ट्री के कोलैप्स हो जाने से, उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्रूवमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाना। कंट्रोल एक्सेसिव लेवरेज, एक्सेसिव लेवरेज अगर आती है उसको कंट्रोल कर पाना। एंश्योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। बैंक के पास बैंक के पास में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये बैंक किसके थ्रू इंश्योर करता है? एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करके। हम लोगों ने मनी मार्केट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कॉल मनी पढ़ा था, नोटिस मनी पढ़ा था। तो क्या करता है बैंक को? जब भी टेम्प्रेरी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो बैंक मार्केट से पैसा उठाता है। कोशिश ये की जाती है कि बैंक को वो लिक्विडिटी ना लेनी पड़े, बैंक के पास खुद से लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ सिस्टमेटिक बैंकिंग फेलियर, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि सिस्टमेटिक बैंकिंग फेलियर को रोकना इसका काम है। बेसल 3 में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेसल 3 का क्या होता है। बेसल 3 ने दो तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। दो तरह से क्या क्या किया है? एक होती है टीयर 1 कैपिटल, जिसे हम लोग कोर कैपिटल ऑफ द बैंक बोलेंगे। जो भी बैंक की पेड अप कैपिटल है, बैंक की बोरोइंग्स है, बैंक का खुद का पैसा है, वो हमारा टीयर 1 कैपिटल में होता है। इसके अंदर क्या होगा? इसमें एक कॉमन इक्विटी टीयर 1 होगी, जिसे हम इक्विटी कैपिटल या फिर रिटेन्ड अर्निंग, जो बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया है थ्रू आउट द टाइम, हर साल बैंक को प्रॉफिट अर्न करता है, उसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिविडेंड की फॉर्म में, कुछ पैसा बैंक का बच जाता है। बचे हुए पैसे में से बैंक कुछ पैसा अलग अलग रिजर्व क्रिएट करता है, और रिजर्व क्रिएट करने के बाद भी जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है, टर्म याद रखिएगा, जो पैसा बैंक अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स द रिजर्व्स, वो बैंक की रिटेन अर्निंग कहलाती है। तो ये बैंक की कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का पार्ट बनाती है। फिर इसमें एडिशनल टीयर 1 आती है, जैसे बैंक ने कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स निकाले, वो बैंक की एडिशनल टीयर 1 कैपिटल या फिर AT1 कैपिटल कहलाती है। इसका काम होता है बैंक के लॉसेस को एब्जॉर्ब करना। दूसरी कैपिटल, एक तो हमने टीयर 1 कैपिटल पढ़ ली, दूसरी कैपिटल होती है टीयर 2 कैपिटल। अभी हमने जब बात की थी, हमने क्या बोला था? जो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ लिखा है, बैंक इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिविडेंड किनके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। कुछ शेयर होल्डर्स हमारे जैसे पब्लिक होती है, कुछ शेयर होल्डर्स अलग प्राइवेट कंपनीज होंगी, कुछ गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा बैंक ने इसमें प्रोविजंस करे थे रिजर्व्स के लिए, तो वो जो जनरल प्रोविजन होते हैं बैंक के, कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं, वो जनरल प्रोविजन यहाँ आ जाएंगे। जैसे बैंक ने स्टैंडर्ड एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन किया है SAP, वो यहाँ पर आ जाएगा। और सबऑर्डिनेटेड डेट अगर कोई बैंक ले रहा है, बाहर से बैंक कोई डेट ले रहा है, वो आपका टीयर 2 कैपिटल में चला जाता है। तो बैंक की कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, टीयर 1 कैपिटल में और टीयर 2 कैपिटल में। अब जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है RBI की और बेसल की, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि RBI के नॉर्म्स बेसल 3 वाले बेसल से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं,
तो जो बेसल इटसेल्फ चल रहा है वो ग्लोबल चल रहा है। इंडिया में आरबीआई ने रिक्वायरमेंट क्या बोली? ग्लोबली बेसल कमेटी ने बोला कि CET1 जो टीयर 1 कैपिटल की कोर इक्विटी टीयर 1 कैपिटल थी वो 4.5% होनी चाहिए। आरबीआई ने बोला हम इसे 5.5% रखेंगे। टीयर 1 कैपिटल 6% बोली गई, आरबीआई ने बोला 7% रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1% का मार्जिन है वो हर जगह आरबीआई ने दिया है। CRAR एक टर्म होती है, CRAR हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। ये होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बेसल ने बोला 8% होना चाहिए, बट आरबीआई ने बोला हम इसे 9% रखेंगे। फिर एक आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक एक्स्ट्रा लॉस एब्जॉर्प्शन के लिए है, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको ये 8% जो टोटल कैपिटल है, या फिर हम यहाँ बात करें 9% इस केस में, ये तो आपको मेंटेन करनी है। एक एडिशनल बफर और दीजिए 2.5% का, तो ग्लोबली आपको टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग CCB 10.5% करना है। आरबीआई ने बोला कि आपको ये चीज़ 11.5% करनी होगी। CCB आरबीआई ने भी 2.5% रखा हुआ है। तो इस तरह से आरबीआई की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसल के कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ होती हैं। आगे चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे हम लोग। अब ये हमने एक टर्म पढ़ी थी CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये होता क्या है? तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये एडिशनल कैपिटल टू बी मेंटेन बाय बैंक्स ओवर एंड अबव द मिनिमम करार। तो जो CRAR रखनी है, इसे हम शॉर्ट में करार बोल देते हैं, जो CRAR रखनी है उसके ऊपर एडिशनल कैपिटल जो रखी जाएगी वो हमारा CCB होता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका पर्पस क्या है? टू एब्जॉर्ब लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस विदाउट ब्रीचिंग मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स। ठीक है, जो अगर कभी कुछ ऐसा स्ट्रेस आता भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो जो मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स है वो हमारे ना अफेक्ट हो उसमें। अगर बैंक का CCB फेल हो जाता है, बैंक CCB नहीं मेंटेन कर पाया, तो बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। किन चीज़ों पे? डिविडेंड्स पे, बोनस पे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे। बैंक डिविडेंड नहीं दे पाएगा, बोनस नहीं दे पाएगा एम्प्लॉयज़ को, और अपना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग जगह, बैंक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। फिर इसी में एक चीज़ आती है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, CCYB। ये हमारा CCB था, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये है CCYB, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसकी रेंज 0 से 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होनी चाहिए। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर 0 से 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। ये आरबीआई एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्यों? जब बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को डर सताएगा कि अगर ये सेक्टर जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इन केस अगर कोलैप्स हो गया तो बैंक्स के पास एक कुशन होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है CCYB, जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। ये आरबीआई टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है, बैंकों से अलग अलग तरीके से डेटा लेकर इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कर्ब ओवर लैंडिंग एंड रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क ड्यूरिंग क्रेडिट बूम्स। CCYB का काम है टू कर्ब ओवर लैंडिंग। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ा सा पैसा जितना भी रखा जाएगा वो सिस्टम से हट गया तो ओवर लैंडिंग नहीं होगी, एंड रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क ड्यूरिंग क्रेडिट बूम्स। ये इसका काम है। फिर आता है इसमें हमारा लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या होता है? ये एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर होता है बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ का। डेफिनेशंस हमें याद रखनी है। लेवरेज रेशियो एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर होता है बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ का। इसके ऊपर कोई रिस्क एसेट नहीं किया जा रहा है। इंडिया में बैंकों को मिनिमम लेवरेज रेशियो रखना है 4%। ठीक है, बैंकों को मिनिमम लेवरेज रेशियो कितना रखना है इंडिया में? 4%। इट एंश्योर दैट बैंक डू नॉट टेक एक्सेसिव लेवरेज इवन इफ एसेट्स अपीयर लो रिस्क। बैंक को एक्सेसिव लेवरेज नहीं रखना। अगर एसेट लो रिस्क का भी रख रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि बैंक एक्सेसिव लेवरेज ले लेगा। लेवरेज क्या होता है कि आप बैंक कितनी बोरोइंग कर रहा है, जो बैंक एक्सटर्नली बोरो कर रहा है उसके हिसाब से लेवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो मतलब बैंक ने कितनी बोरोइंग करी है मार्केट से, है ना, दूसरों से बैंक ने कितनी बोरोइंग करी है कंपैरिजन उसके खुद के एसेट्स के बेसिस में, तो वो हमारा लेवरेज रेशियो होता है। बैंक 4% बैंक को मिनिमम लेवरेज रखना होगा। ठीक है,
फिर आता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बताता है टू बैंक मेंटेन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। एलसीआर बोलता है या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोलता है कि बैंक को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखने हैं, जैसे कैश हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, गोल्ड हो गया। ये कुछ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं जो बैंक को रखने होते हैं। These assets should be sufficient to meet net cash outflows for 30 days under stress conditions। तो बैंकों में ना एक स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों को एक अपनी स्टडीज़ करते हैं बैंक, है ना, उसमें कुछ स्ट्रेस डाला जाता है कि अगर अचानक से लोग ज़्यादा पैसा निकालने लग जाएं, अचानक से कुछ एनपीए ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो वो स्ट्रेस कंडीशंस में बैंक के पास आने वाले 30 दिनों का जो भी कैश आउटफ्लो है वो HQLA की फॉर्म में, जिसे हम हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कहते हैं, HQLA की फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट है इंडिया में 100%। 100%। 100% इज द मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट। ठीक है। और ये हम लोगों ने टर्म्स जो है लेवरेज रेशियो, LCR, हम लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के वीडियो में पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए LCR और लेवरेज रेशियो हमने कितना कितना बोला है। अगला आता है हमारे पास NSFR। ये होता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इंश्योर करता है कि बैंक के पास जो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग है वो स्टेबल रहे। ठीक है। पीछे हमने जब अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में पढ़ा था, हम लोगों ने HQLA पढ़ा था। HQLA बात कर रहा था 30 डेज की, NSFR बात करेगा लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल की बात करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। HQLA हमसे बात करेगा 1 साल के लिए। ये बोलता है कि इट रिक्वायर्स अवेलेबल स्टेबल फंडिंग टू एक्सीड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। मतलब जितनी हमें फंडिंग चाहिए अगले 1 साल में, ओवर अ 1 ईयर ऑफ होराइजन, अवेलेबल हमारे पास उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबल उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो RBI ने प्रिस्क्राइब करी है, 100%। तो ये जो LCR और NSFR है, ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी ना, दोनों ही चीज़ें 100% ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें जो हैं, ये LCR भी और NSFR भी, ये दोनों मिलाकर लिक्विडिटी रेशियोज बनाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो फॉर बेसल 3। लिक्विडिटी रेशियो फॉर बेसल 3 क्या क्या होते हैं? LCR होता है और NSFR होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हमारी कैपिटल एडिक्वेसी, जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बेसल नॉर्म्स के अंदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल टीयर 1 क्या होती है, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लेवरेज रेशियो क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है रिस्क वेटेड एसेट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिस्क वेटेड एसेट समझने की कोशिश करते हैं, फिर उससे हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था CRAR, उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं? अब बैंक के पास अलग अलग एसेट्स होते हैं। बैंक एसेट्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करती है। बैंक के पास कुछ कैश है, वो बैंक का एसेट्स है। बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, वो एसेट्स हैं। बैंक के पास लोन्स बैंक ने दिए हुए हैं, वो बैंक के एसेट्स हैं। बैंक के पास मान लेते हैं बिल्डिंग है, वो बैंक की एसेट्स है। बैंक के पास कुछ फर्नीचर है, वो बैंक के एसेट्स है। इस तरह से बैंक की बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स होंगे। हर एसेट को अलग अलग रिस्क वेट दिया जाता है। जैसे कैश का 0 है, मान लेते हैं RBI के पास बैंक का कुछ पैसा है, उसका रिस्क वेट 0 है। कोई लोन दिया है, किसी लोन का 75% होगा, किसी लोन का 125% होगा। तो रिस्क वेट से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एसेट, उसकी वैल्यू बैंक के लिए कितने फ़ायदे की है, कितने नुकसान की है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि बैंक के पास 10 लाख रुपए कैश है, एक छोटा एग्जांपल समझते हैं, उसका रिस्क वेट 0 है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए बैंक के पास रहेगा ही रहेगा, ये बैंक की कैपिटल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मान लेते हैं बैंक ने कोई लोन दिया है 10 लाख रुपए का, उसका रिस्क वेट 125% है। क्यों है 125%? क्योंकि अगर वो 10 लाख पूरा डूबा तो उस पर कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट का भी नुकसान हुआ होगा बैंक को, या उसका कुछ पार्ट डूबा तो उस पर, है ना। तो इसलिए वो वैल्यू 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, ये बैंक को नुकसान करेगा। कितना ज़्यादा नुकसान करेगा? 10 लाख का 125%। इस तरह से अलग अलग रिस्क वेट दिया जाता है। ठीक है, तो रिस्क वेट्स आर अ बैंक्स एसेट्स, ये एक मिनट, रिस्क वेट्स
Risk-weighted assets are bank assets adjusted for credit, market, and operational risk by assigning different risk weights to different type of exposures. Safer assets like government securities carry lower weights, while riskier loans attracts higher weights. RWAs provide realistic measure of the total risk a bank carries on its balance sheet. तो बैंक टोटल जो रिस्क अपनी बैलेंस शीट पर कैरी कर रहा है वो किस फॉर्म में दिया जाता है? रिस्क वेटेड एसेट्स के फॉर्म में दिया जाता है। अब जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, बैंक के जो भी एसेट्स हैं उनका जो भी एक्सपोजर है, चाहे क्रेडिट की फॉर्म में हो, मार्केट की फॉर्म में हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, तो हर तरह के एक्सपोजर को अलग टाइप का वेट दिया जाता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। वो हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स कहलाते हैं। अब हमने पीछे टोटल कैपिटल पढ़ी, टोटल कैपिटल में हमने टीयर 1 कैपिटल पढ़ी, टीयर 2 कैपिटल पढ़ी, और यहाँ पर हम लोग रिस्क वेटेड एसेट्स को पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये बैंक का टोटल रेगुलेटरी कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। ये बैंक की एबिलिटी बताता है टू एब्जॉर्ब लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स, कि जो भी बैंक ने एक्सपोजर किया है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का हो, कोई मान लो बैंक की बिल्डिंग का हो, बिल्डिंग में भी तो कुछ एक्सपोजर किया है ना, बिल्डिंग में भूकंप में बह गई तो, या बैंक ने लोन दिए हैं, तो उनके अंदर अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, लॉसेस आते हैं, तो बैंक की क्या एबिलिटी है उसे एब्जॉर्ब करने की, उस लॉस को अपनी स्ट्रेंथ से नलीफाई करने की, वो हमें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से पता चलता है। हायर CRAR का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर कैपिटल एडुकेसी और ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो थी, अब जैसे CRAR है, बेसल नॉर्म्स ने बताया था 8%, आरबीआई ने बोला कि हमारे बैंकों को 9% रखना होगा। क्यों? ताकि हमारे बैंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये था हमारा बेसल 3 पूरा। बेसल 3 ग्लोबल हम लोगों ने समझा, पैरामीटर समझे क्या क्या है, और आरबीआई ने उसमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मेरे को फीडबैक दीजिए, या फिर आप मेरे इस हैंडल से टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मेन चैनल है ये, जिसका नाम है आरबीआई एंड नाबार्ड। इस चैनल में आपको मेरे बाकी सारे चैनल्स या ग्रुप्स हैं, जो OICL AO का लिए ग्रुप बना हुआ है, IBPS के इंटरव्यू का ग्रुप बना हुआ है, RBI ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है, उन सारे ग्रुप्स का लिंक आपको मिल जाएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।